मुनीलाल जी भैया, जो कार्य आप कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे व्यक्तियों के माध्यम से ही ये सारी कड़ियाँ जुड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य करना हो तो हमें सभी लोगों का सहकार्य लेते हुए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और वही कार्य आप बहुत सालों से कर रहे हो, लेकिन जो आप हम लोगों के संपर्क में हो या मैं आपके संपर्क में जब से हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये सारी कड़ियाँ जोड़ने का जो काम आपने किया है, उसके बारे में आपको जितना कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाए कम है। और आपका आज जन्मदिन है, तो बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। आपके हाथ से इसी तरह से यह कार्य होता रहे और आपके पूरे परिवार को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर संतोष जी को, वो आए और हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्गदर्शन करें। जो जो राष्ट्र और गाय माता और धरती माता के और समाज के लिए आपका जो योगदान चल रहा है, उसमें आप अपनी आहुति प्रदान करने का कष्ट करें आज। जी ओम। एक्चुअली आज मैं कुछ प्रेजेंटेशन या जैसा हर बार स्लाइड का हम लोग एक प्रेजेंटेशन करते हैं, उसी के माध्यम से ना करते हुए मैं खुद आज कुछ अलग चर्चा करना चाहता हूँ। और मेरा विचार यह था कि जितना भी हम लोगों ने पिछले मान लो 1 साल भर से हम लोग चर्चा में जुड़े हैं, और विशेषतः लेक्चर के माध्यम से 6 महीना 8 महीना से ऊपर हो चुका है। तो इस जो कुछ भी प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो प्रश्नावली के माध्यम से हम लोग आज की चर्चा लेंगे। और जिन किसी भी किसान भाइयों के जो भी सवाल है, उन सवालों के जवाब मैं आज देना चाहता हूँ। और छोटी छोटी जो चीजें हैं कि जो हम लोगों ने आज तक सीखी है, उसका हम लोग जैसा एक एनालिसिस भी किया जाए कि क्या क्या चीजें हमने आज तक सीखी है। और मैं डॉक्टर किशोर दुबे साहब से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर किशोर दुबे साहब के माध्यम से शुरुआत हुई थी। और आप सभी लोग जो 8 या 10 लोग आए थे पूना में, वहां से लेके आज तक का जो सफर है, उस सफर में हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या चीजें जानी है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे साहब से यही कहूंगा कि जो शुरुआत हुई थी वहां से आप शुरू करके हम लोगों ने आज तक क्या सीखा है, इस बारे में हर कोई अपना विचार रखे। और कुछ सवाल है तो वो सवाल मैं भी बीच में चर्चा के दरमियान करते रहूंगा। आदरणीय डॉक्टर दुबे साहब। हाँ, धन्यवाद संतोष सर। बहुत अच्छी परिपाटी का आपने आयोजन किया है कि भाई जिससे फीडबैक भी मिल जाएगा और आगे के लिए सुझाव भी मिल जाएंगे। निश्चित रूप से पुणे से जो शुरुआत हुई थी, 5 साथी महाराष्ट्र से और 5 साथी मध्य प्रदेश से, और पहला ही अनुभव था हम सबका। और जो भी प्रयास करने थे पवन सर के माध्यम से, हमने और पवन सर ने मिलके और बाकी सब 10 लोगों को वहां पे अपन ने इकट्ठा किया था और जो ट्रेनिंग किया था, तो निश्चित रूप से ऊर्जा तो भर गई थी सब में। और उसमें निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि उसको जमीन पर उतारने का काम मध्य प्रदेश की टीम ने किया। मध्य प्रदेश की टीम ने जो काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, एक बात। दूसरा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कई कॉन्फ्रेंसेस में जाते या वर्कशॉप्स में जाते हैं, सुन लेने को तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन जमीन पर उतारने की जो बात होती है वह बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है।
लेकिन आपसे जो सीख आई उसका वैसा नहीं हुआ। जमीन पर उतारा गया। हमारे शरद जी है, रमेश जी है, और भी ढेर सारे नाम है जिन्होंने काम किया है, और उन्होंने सिर्फ अपना ही काम किया ऐसी बात नहीं है। तो उसके अलावा उनके जो प्रैक्टिकल्स हुए खेतों में, उसको औरों को दर्शाया और उसको काम मल्टीप्लाई किया। तो काम जमीन पर उतारना और उसको मल्टीप्लाई करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और वह आपने जो पौधा लगाया उसको फल बढ़ाने की जो बात हुई, तो निश्चित रूप से किसानों की भलाई हो रही है। साथ ही साथ उस समय में एक 10-12 लैब थी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में थी। आज वो करीबन सेंचुरी के आसपास चली गई है। आपके कथन के अनुसार 70-80 तो लैब बन गई है, और भी कुछ प्रोसेस में होंगी। कई राज्यों में वो काम चल रहा है। यह जो देख रहे हम, तो निश्चित रूप से जब कोई चीज में असलियत होती है, उसका किसानों को फायदा होता है, तभी वो मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि आपके वर्कशॉप में या आपके ट्रेनिंग में जाने के लिए सरकार कोई पैसा देती नहीं है, या सरकार कोई आने जाने का किराया भी देती नहीं है। इसके अलावा जब लोग जाते हैं, लैब खड़ी करते हैं और उससे फायदा लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तीसरा बिंदु ऐसा है कि आप जो कई बार प्रेजेंटेशन देते, निश्चित रूप से शुरू शुरू में किसी के मन में आया होगा कि ये तो ठीक है, ये तो पढ़े लिखे वैज्ञानिकों के सामने या रिसर्च स्कॉलर के सामने प्रदर्शित करने की बातें हैं। लेकिन जो एक 30-40 साल के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IRI और ICAR ने एक नारा दिया था कि लैब टू लैंड, यह जो जाना चाहिए कि प्रयोगशाला में जो काम होता है वह किसानों तक जाना चाहिए, जमीन तक जाना चाहिए, लैब टू लैंड। यह लैब टू लैंड जो प्रोग्राम है, इसको सर आपने जमीन पर उतारा है, किसानों के खेतों तक पहुंचाया है। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और लैब टू लैंड का जिन्होंने सपना देखा था, उसको उतारने में आपने काम किया है, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हो। तो इसमें जो कई बार प्रेजेंटेशन देते, तो इसमें जो वैज्ञानिक को सच्चाई या पता होती है, वह आम जनता तक जब पहुंचती है कि भाई केमिकल्स के क्या गैरफायदे होते हैं, यानी नुकसान हो रहे हैं, या फिर किस मात्रा में कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यूरोप में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, वहां के बैन हुए भी हम यूज करते हैं। तो इससे अवेयरनेस का जो क्रिएशन का जो पार्ट है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है सर। तो निश्चित रूप से मैं संक्षिप्त में इतना ही बोलूं कि ऑलराउंड जो प्रोग्रेस चल रही है, यह बहुत अच्छी चल रही है। आगे के लिए मेरे मन में जो सजेशन है, पीछे भी शायद एक चर्चा में मैंने बोला था कि सर आपका काम तो बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से है, बढ़ भी रहा है, चल भी रहा है। लेकिन देश का परिप्रेक्ष्य जो अपन 80-85% जो किसान बोलते हैं, तो इस तरह से समझो कि अब 2-4 साल में आपने 10 लेबोरेटरी से 85 तक पहुंच गए, शायद 100-200 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देश काफी बड़ा है, तो इसमें जैसा एक चर्चा में भी आया था कि किसी आपने गन्ना फैक्ट्री का उदाहरण दिया था विदेश का, कि वहां पे हर एक को वो करना पड़ता है, और वहां से वो 50,000 किसानों तक एक साथ पहुंच जाते हैं। ऐसे सर अगर कुछ विकल्प हम रख सके, फैक्ट्रीज के मिलके, शासन को मिलके, कि भाई इस तरह से अगर कुछ हो जाए, तो ये सर काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये काम तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपने महाराष्ट्र शासन या केंद्र शासन को तो प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो जमीन पे नहीं आ रहा। तो वो जमीन पर कैसा लाया जाए, इस बारे में आप यदि कुछ प्रयास करें, तो सर उसको भी फल आ जाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा डॉक्टर दुबे साहब ने जो चीज कही लैब टू लैंड की, मेरा यही मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, फिर वो कोई साइंटिस्ट होवे, कोई एक्सटेंशन वर्कर होवे, तो अपना काम सोसाइटी के लिए किस तरह उपयोग में आवे, यह अगर चर्चा की जाए, उस हिसाब से काम किया जाए, तो वह कहीं ना कहीं सभी के लिए लाभदायक होता है। और मेरा ये मानना है कि जैसा आज ये चर्चा छेड़ने के पीछे एक भी रीजन भी था कि ये सब जो चीजें चल रही है,
मेरे हिसाब से आज अगर देखा जाए तो कोई भी सेक्टर हो, ये सिर्फ मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सेक्टर हो, इन हर सेक्टर में कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। और सारी जो चीजें होती है मुख्यतः ये पैसों के वजह से होती है। लेकिन कोई भी माध्यम से हम पैसा कितना कमाए और प्रकृति को हानि ना करते हुए अगर हम लोग पैसा कमाए तो बातें अच्छे से जा सकती है। लेकिन यह जो केमिकल पेस्टिसाइड के जो विपरीत परिणाम हम लोग आज देख रहे, हम लोग चर्चा कर रहे, पर फिर भी आज जो चीजें सरलता से आगे जाना चाहिए वो नहीं हो रही। यानी 1960 के दशक की जो बात मैं हर बार कहता हूं कि 1960 में प्रोडक्टिविटी कम थी, उस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, केमिकल पेस्टिसाइड्स आए, लेकिन उसका प्रॉपर ज्ञान किसान भाइयों को ना होने की वजह से किसान भाई, जैसा हम लोग कहते हैं कि हम आंखें मूंद कर यह काम शुरू किया, लेकिन आज उसके विपरीत जो परिणाम है वे दिखाई दे रहे। और जैसा एक चीज मैं हमेशा हर चर्चा में एक चीज कहता हूं कि आज इंसान की हालत ऐसी है कि हम लोग शक्कर और नमक भी पचा नहीं पाते। यानी ज्यादा शक्कर खाए तो डायबिटीज जैसा सामने विषय आता है, और अगर ज्यादा नमक खाए तो हमें रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। और जहां मनुष्य प्राणी नमक और शक्कर पचा नहीं पाता है तो फिर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को कैसे पचा पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विषयों में चर्चा बहुत होती है, लेकिन उसका अनुकरण या ऑन ग्राउंड यह सब चीजें नहीं आती है। और एक चीज मुझे ये भी, यानी मैं कई सालों से यही एक डेटा निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में हर इंसान को कितना कितना भोजन लगने वाला है। और जैसा हम लोग कहते हैं कि सुरक्षित भोजन यह अगर पाना है तो आसानी से हो सकता है, और कितनी आवश्यकता है यह एक जो आंकड़ा है वह निकालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत ज्यादा उपज निकालने के पीछे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का जो उपयोग, जो बढ़ोतरी हुई है, यानी 1960 में जो मात्रा थी, 1990 में जो मात्रा थी, 2020 में जो मात्रा थी, यानी अगर हम लोग इसको 30-30 साल के इसमें डिवाइड करें और हम लोग देखें तो यह बड़े पैमाने पे बढ़ा है। और एक चीज जो आने वाला जो समय है, यानी मैं यही एक चीज सोचता हूं कि आज दादू जैसे जो लोग हैं या तुलाराम जी जैसे लोग हैं, या जिनकी उम्र मान लो 70 से ऊपर है, यह जो गणमान्य व्यक्ति है, ये आने वाले 20 साल के बाद में हम लोगों को खेती का सिर्फ एक जैसा जैसा हम लोग कहते हैं कि सजेशन दे पाएंगे, लेकिन फिजिकली वो कितना काम कर पाएंगे ये आज हम लोग नहीं कह पाते। लेकिन जैसा आज मैं शरद भैया जैसा, मेरे हिसाब से मेरे ही आसपास उम्र के होंगे या 2-4 साल बड़े होंगे, यह जो पीढ़ी है जो आज उम्र 40 से 55 के बीच में है, यह जो पीढ़ी है यह दोनों समय देख चुकी है। यानी अच्छा खाना 1980 से 90 का हम लोगों ने खाया है, और आज 2020 से 2025 के बीच में जो खाना मिल रहा है वह भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन जो पीढ़ी अब सामने आने वाली है, मान लो जैसा शरद भैया के बच्चे हो या
जो भी आज उम्र 15 से 25 के बीच वाले जो बच्चे हैं, इन लोगों का खेती में कितना इंटरेस्ट है, यह बहुत गंभीर विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि दादू जैसे लोग जो उम्र 70 क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों का अनुभव अगर हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया और किस तरह से अच्छी खेती की जाए, यह चीजें जब तक आने वाले पीढ़ी को अगर हम लोग अच्छे से ना बतावे, तो आने वाले समय में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी, खेती कैसे करना चाहिए इसकी भी कक्षा लगेगी। और यह अगर समय आया तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पे पूरे धरती पर ये तकलीफ होगी। और जैसा अलग अलग जो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब चर्चा जुड़ती है, तो ये पता चलता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी खेती के बारे में इसी तरह के विचार है। खेती कोई करना चाहता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि खेती के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और इन सब विषयों का विचार करके ही, जैसा जैसा अभी डॉक्टर दुबे साहब ने कहा कि कुछ 100 के आसपास में ये फार्म लेबोरेटरीज खड़ी हो गई होगी। 127 लेबोरेटरीज आज खड़ी हो चुकी है। पर मेरा ये मानना है कि ये 127 में से भी, मैं अगर आप लोग मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि 25 लेबोरेटरी ही ऐसी है जो दिल से काम कर रही है, कहीं ना कहीं समाज के लिए सोचकर आगे बढ़ रही है। पर जब ये 127 में से 127 लैब अच्छे से काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लैब टू लैंड जो डॉक्टर दुबे ने कहा है, उस कंसेप्ट की पूर्तता होगी। वरना यह कंसेप्ट भी आने वाले समय में धुंधला सा दिख के कहीं लुप्त ना हो जाए। और एक्चुअल ये चर्चा छेड़ने के पीछे एक रीजन भी था कि हम लोगों ने यह चीज सीखकर कितने व्यक्ति को इस बारे में चर्चा की, या इस बारे में जो, जैसा हम लोग कहते हैं कि इसका ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कहते हैं, कि आज जो चीज मुझे पता हुई है वह चीज मैं कितने किसान भाइयों को मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो विषय है प्राकृतिक खेती का, यह सिर्फ किसान भाई तक ही नहीं, आम आम पब्लिक को भी। और मैं यहां तक कहता हूं कि आपको सर्वप्रथम आपके फैमिली से शुरू करना चाहिए। आपके फैमिली में कितने लोगों को प्राकृतिक खेती का महत्व आपने समझाया है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही है कि 15 से 25 के बीच में अगर आपके घर में कोई बच्चा है, 45 से 55 के बीच में या 40 से 55 के बीच में जो है, और जो 70 से ऊपर वाले हैं, ये लोग एक साथ में बैठ के चर्चा करते हैं क्या? और ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या आने वाले समय में रहेगी कि हमारे 15 साल का अगर बच्चा 70 साल के बुजुर्ग की अगर बात नहीं सुनेगा, तो आने वाला समय भी दिक्कत का रहेगा। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप इस प्राकृतिक खेती को आपके घर से शुरू कीजिए। आपके घर में हर किसी को इसका महत्व समझाइए, और फिर आपके घर के जो मेंबर्स है, उनके जो भी फ्रेंड सर्कल है, वे अपने अपने फ्रेंड सर्कल को बताए। और अगर एक बंदा, जैसा आज मैं हर बार नाम लेते समय शरद भैया या दादू का नाम लेता हूं, पर जितने भी लोग यहाँ आए थे, यहाँ जैसा पटेल साहब आए थे, पवन सर, और ये सारे लोग हैं, लेकिन मुझे यही कहना है कि जितने हम 32 या 33 कुछ लोग आए थे, आप सभी एक अगर मुझे अपने तरफ से कि कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों तक चर्चा गई है, इसका भी अगर एक डेटा आए, और उन लोगों के माध्यम से हम
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंच पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लैब टू लैंड है, जैसा आज तक हम लोग यह सोचते थे कि फार्म लैब हर गांव में होना चाहिए, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि हर घर फार्म लैब होना चाहिए। और फार्म लैब यह सिर्फ नाम है बेसिकली, पर मेरा ये कहना है कि प्रकृति जैसा नेचर सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, तो जो हर सेक्टर है, जैसा आज अगर 40 साल पहले देखा जाए तो हम लोग गोमाता का जो गोबर होता था उस गोबर का उपयोग हमारे घर में करते थे, और जैसा हम लोग लेपते थे, आज हम लोगों ने उसी उसी घर में टाइल्स लाए, टाइल्स क्लीनर आए, टाइल्स क्लीनर के साथ में अलग अलग तरह के केमिकल्स आए, और उन केमिकल का असर आज हमारे शरीर पर दिखता है। तो हमें हमारा जीवन प्रकृति के माध्यम से कैसे आगे जीना चाहिए, यह हमें हमारे घर से शुरू करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और भी अगर जैसा इसमें मैं जैसा डॉक्टर दुबे से विनती किया था, मैं अभी दादू से विनती करूंगा कि दादू आप आपके विचार रखें कि जो हम लोगों ने कड़ी शुरू की, आज आपको इस बारे में क्या लगता है और आगे क्या होना चाहिए, दादू? जी ओम, सदन को नमन। जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे योगाहार की, कि योगाहार की शुरुआत कैसे हुई। इसी योगाहार में हमें आदरणीय संतोष जी चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मिले। उन्होंने अपने लैब के संबंध में जानकारी दी। उस जानकारी को सुनकर के कुछ थोड़ा मन बनाया, और फिर ये तय हुआ कि हम लोग पूना जाएंगे। तो पूना जाने के लिए फिर जो हमारे साथियों की संख्या थी वो मध्य प्रदेश से 5 और महाराष्ट्र से 5, ऐसे 10 लोग हम पूना पहुँचे। पूना पहुंचकर हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया। तो मध्य प्रदेश के जो मेरे पूना जाने वाले 5 साथी थे, उनमें से तीन लोगों के जो है रुचि उस तरफ बढ़ नहीं पाई। मन उनका था, पर परिस्थितियां जो भी हो, परंतु मैंने और आदरणीय शरद भैया भी किसी कारण से पूना तो नहीं पहुंच पाए थे, पर उनके छोटे भाई वहां थे, वो हमारे साथ जुड़े। तो मैंने और शरद भैया ने इस संबंध में कुछ थोड़ा सा काम शुरू किया। शरद जी ने उसके प्रयोग के रूप में जो कुछ हमने सीखा था, बताया था, उसका प्रयोग के रूप में अपने खेत में उतारा। खेत में उतार करके और उसके जो रिजल्ट आए वो हमारे सदन को बताए, और उससे फिर धीरे से लोगों को समझ में आए। क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है नहीं, तो मैंने तो थोड़ा बहुत ही कुछ प्रयोग किए, और उन प्रयोगों को भी जो है अपना देखा और लोगों को बताया। जब दूसरी बार ये बात हुई, धीरे धीरे जो ये चर्चा बढ़ते, तो अभी हम वासिम जाने की बात हुई। तो वासिम जाने के लिए हमने इसी चर्चा के माध्यम से, योगाहार के माध्यम से लोगों से बताया गया, और जो हम यहाँ पर कर रहे थे, धीरे धीरे फिर क्या बीच में आदरणीय संतोष सर एक बार फिर हमारे नर्मदापुरम आए। हमने कहा भाई लैब बनाने की बात है। तो जैसा उन्होंने कहा कि बड़ी लैब जो है 1 करोड़ की बनती है, तो हमारे नर्मदापुरम में 1 करोड़ की लैब भी बनी है। वहाँ बैठकर भी हम लोगों ने बातचीत की, उसको भी देखा, और देख करके आदरणीय चौहान सर ने कहा कि इतनी बड़ी लैब की जरूरत नहीं है, परंतु चूंकि अब किसी ने उस लैब को बनवा दिया था, पर वो रहे नहीं, और वो लैब जो है धीरे से बंद हो गई। तो 1 करोड़ की लैब भी हमने देखी, और वही काम जो है आदरणीय संतोष सर ने 10,000 रुपये में भी किसानों के यहाँ बनवाना शुरू किया। तो फिर यहाँ चर्चा होने के बाद 10 किसान तैयार हुए। 10 में से ये समझ लीजिए 5 किसान ही उसको कर रहे हैं, और 5 में से भी जो है, तो 5 किसानों ने, 10 लोगों ने सामान बुलवाया, 8 लोगों ने उस पर काम किया, 2 लोग सामान लेकर भी उस काम को नहीं कर पाए। परंतु वो जो 8 लोगों ने काम किया उसका भी जो है
कोई ने ज्यादा किया, कोई ने कम किया, परंतु उसका प्रभाव अच्छा पड़ा। और फिर उस बात को जान करके फिर एक बात हुई कि चलो अब पुनः जो है वासिम चल करके इसको और अपन सीखेंगे और समझेंगे और प्रश्न करेंगे। तो फिर लोगों को इकट्ठा किया। तो जैसे हम पूना 10 लोग पहुंचे थे, वासिम हम 32 लोग पहुंचे। वासिम में जाने के लिए तो क्योंकि वहाँ एक लिमिट थी संख्या की, पर पीछे लाइन लगी थी कि भाई हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, ऐसा लोगों का रहा। तो फिर शायद दूसरी लिस्ट में या दूसरी बार में ये होगा। तो वासिम जाकर के फिर हमने वहाँ और प्रत्यक्ष देखा। उसके आने इस बीच में हम लोगों ने जैसा कि सर ने कहा कि इसका विस्तार कैसे हो, तो उस संबंध में जो मैंने प्रयास किए वो ये किए कि भाई जो हमारे यहाँ भागवत कथा बहुत हो रही है, भागवत कथा में सब लोग ध्यान से सुनने आते हैं और ज़्यादातर महिलाएं उसमें रहती है। और महिलाएं यदि किसी बात को समझ लेंगी, सुन लेंगी, तो वो शायद उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमने उनको एक रसायन के क्या दुष्परिणाम होते हैं ये लिख करके पंडित जी को समझाया और पंडित जी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा आप कहीं अपने प्रसंग में इसको जोड़ लें। जैसे आप पूतना वध में जहर का उपयोग कर रहे हैं, तो इस बात को भी जोड़ा कि वो तो एक अकेली थी, परंतु अब तो सभी लोग जो है पूतना बन रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ वो जोड़ सकते हैं उस पर चर्चा हुई। तो एक भागवत कथा में निश्चित रूप से इस पर चर्चा 2 दिन तक हुई है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अभी तो हम कह नहीं सकते, परंतु अब जो है पुनः जैसे आज 8 तारीख है, 9 तारीख को एक बहुत हमारे यहाँ प्रसिद्ध भागवत वाचक है आदरणीय कमल किशोर जी, उनको सुनने बहुत जनता आती है। तो उस संबंध में हमने ये तय किया है कि मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा और आदरणीय दुबे जी से मैंने वो मांगे कि भाई रसायन के क्या दुष्परिणाम होते हैं, कुछ हमने लिखे हैं, कुछ आप जैसे लोगों से और आज चर्चा करके कल वहाँ जाकर के ये तय हुआ है कि हम 2 रजिस्टर वहाँ रखेंगे। एक रजिस्टर ये होगा कि कौन किसान जो है वो जैविक कृषि करना चाहता है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा आते हैं और क्योंकि शूनी मालवा के पास वो कथा हो रही है तो वहाँ पर श्रोता भी बहुत आएंगे। तो एक तरफ ये रजिस्टर रहेगा कि वो कौन किसान जैविक करना चाहते हैं। कोई एक दिन में तो ये सब चीज़ हो नहीं जाएगी, अगले साल तक के लिए प्लान बनेगा। और कौन उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं, तो वो एक उपभोक्ता का रजिस्टर और एक किसान का रजिस्टर, हम ऐसे 2 रजिस्टर रखवाने वाले हैं। उनमें उनका नाम, उनका पता और मोबाइल नंबर, और फिर हम उनसे सतत कांटेक्ट में रहेंगे कि भाई जो किसान है वो वास्तव में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसा करना चाहिए, इसका एक वो प्रशिक्षण भी ले ले, या वो हमारे योगाहार में जुड़े रहें। इसी के माध्यम से वो प्रशिक्षण प्राप्त करते रहें और अपने खेत में काम करते रहें। और जो उपभोक्ता है वो थोड़ा प्रतीक्षा करें कि हम अगले बार मूंग से इस काम को शुरू कर पाएंगे। सबसे पहले मूंग, फिर धान और फिर गेहूं, इस तरह से, और सब्जी भाजी, इस तरह से लोगों के पास अच्छी चीज पहुंच पाएगी। ये प्रयास हम कर रहे हैं और आपका जो सुझाव मिलेगा, हमारे योगाहार का जो सुझाव मिलेगा, उसको हम और इसमें जोड़ते हुए उसे आगे बढ़ाएंगे। जी ओम, जी ओम। धन्यवाद दादू। एक्चुअली आपने जो कथा के माध्यम से समाज तक पहुंच पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है यह माध्यम बहुत अच्छा है। और अगर ये चीजें इस माध्यम से हर किसी घर की महिला तक अगर पहुंचता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्य आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। और मैं ज्यादा ना कहते हुए मुझे आप सभी लोगों के, जैसा आज दादू ने एक विचार रखा है कि कथा के माध्यम से हम लोग पहुंच पाते हैं, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे भी इसी विषय में खुद अपने विचार रखे और आज तक हम लोगों ने जो किया है उस बारे में भी कहे। और हम सभी लोगों का, क्योंकि अभी आधे घंटे का समय है, हम सभी लोगों का जितना भी सुन पाए। और भले मुझे ऐसा लगता है कि आज सिर्फ जितने लोग होवे ठीक है, लेकिन अगले 2 सेशन भी हम इसी विषय पे चर्चा कर सकते हैं कि हमें
सच में अगर प्रकृति के माध्यम से जीना है, मैं अभी खाना नहीं कह रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के माध्यम से अगर हम लोगों को जीना है तो हम लोगों को किस तरह आगे बढ़ना है। आदरणीय मुनीलाल जी भैया जी। जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आपको सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस माता, धरती माता, भारत माता, समाज के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, आप साधारण व्यक्तित्व नहीं, ईश्वर के अंश हैं, जो इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। पैसा कोई भी कमा लेता है, नौकरी कहीं भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, ऐश आराम। परंतु जो कार्य आपने किया है, शुरुआत की है, इसमें कितना कष्ट आप झेल रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तराखंड और सभी राज्यों से जब अभी हमारे भाई बहन पहुंचे थे, सब परिवार आप किस सेवा भाव से और कितना परिश्रम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सिर्फ शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ भावनाओं के साथ मेरी भावना और हमारे युगहर परिवार और इस देश और मैं माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसी प्रकार से आगे करते रहें। दूसरा, चूंकि इसमें समय ज्यादा ना लूंगा मैं, आपने जो कहा है, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी निश्चित इस क्षेत्र कार्य के लिए हमेशा नवाचार करते रहते हैं और दिन रात कहीं ना कहीं समाज के लिए। और जब से युगहर कार्यक्रम इन्होंने शुरू कराया, तब से यह बस इनका एक ही लक्ष्य है, युगहर से लोगों को जोड़ना, प्राकृतिक जैविक खेती की बात करना, कैसे हो सकता है, यह उपाय करते रहते हैं। बीच में युगहर कार्यक्रम में जब कहीं भी कोई बात आती है, सुझाव आते हैं, तो उससे निश्चित लोगों को प्रेरणा मिलती है। आपने जो प्रस्ताव रखा है कि हम 2 दिन और 3 दिन भी इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, हमें सदस्य की इस पे टिप्पणी लेना है कि हम और कैसे क्या इसमें सुझाव दे सकते हैं। सुझाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। मन के भाव जो आते हैं, वो किस व्यक्ति के किस छोटे से सुझाव से कितना परिवर्तन समाज में आ जाए, ये भी कहा नहीं जा सकता। अगर सरकारें, समाज अगर यही करने लगे तो निश्चित बदलाव आ जाएगा। आज हम एक जो श्रीमद् भागवत कथा में या अन्य जगह कहीं भी कोई चर्चा होती है और वहां हमने एक शुरुआत कर ली और एक और एक से एक और एक 11 हो गए, और ऐसे बढ़ते हुए हजारों लाखों व्यक्तियों के मुंह से जब हम प्राकृतिक जैविक खेती की बात, स्वस्थ की बात, आहार की बात करना शुरू हो जाएगी, तो निश्चित इस देश में परिवर्तन आ जाएगा। आदरणीय भ्राता जी, जैसा कि यह कार्यक्रम आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने कहा है और इन्होंने वहां किया भी है, ऐसे कई प्रस्ताव शुरू में और आए हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। हमने ऐसा कहा है, हम जहां भी खड़े होते हैं, जिस दुकान पे हम जाते हैं, उस पे हम पतंजलि के प्रोडक्ट की बात करते हैं कि भाई साहब बिस्किट पतंजलि का है क्या। टूथ, जो भी सामान लेने जाते हैं उसमें हम ये पूछते हैं उनसे कि पतंजलि का है क्या। मुझे पता है कि इस पे नहीं है, परंतु हम पूछते हैं। उनके दिमाग में, उस दुकानदार को ये बात आए कि पतंजलि का मांग है। जहां भी अभी हमारी चर्चा, जैसे छतरपुर में बेटी की शादी थी, वहां भी जो हमारे बड़े भाई जैसे उद्योगपति आते हैं, व्यापारी आते हैं, उनसे हमने कहा भाई साहब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ये तो अच्छा है, करना चाहिए, परंतु आप एक आत्म शांति के लिए एक पतंजलि का मेगा स्टोर जरूर खोल लीजिए। उसमें 1 करोड़ की लागत आएगी, तो उसमें आपको शांति सुकून मिलेगा और आपके कर्मचारी करते रहे, जो अपन कर्मचारी लगाएंगे वो करते रहेंगे। तो हम कहीं ना कहीं, आज हम प्राकृतिक और जैविक खेती की बात करते हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अभी हमने उसको वीडियो को शेयर किया है फेसबुक पर, जिन्होंने आहार की बात की, योग की बात की, व्यायाम की बात की। हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री, जहां भी जाते हैं वहां योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, वैदिक शिक्षा की बात करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि भी वो करने लगे हैं, क्योंकि हम आपको वो सुनते हैं। कहीं ना कहीं हम आप लिखते हैं, उनको वो ध्यान में दे लेते हैं, फिर वो अपने भाषण में कहते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बात और बड़े स्तर पर पहुंच जाती है। इसलिए हम सबको प्रयास ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, हमारे कहने से ही सब कुछ होता है। इस भाव के साथ हमें अपनी बात रखना है। हम चाहे एक व्यक्ति के पास रखें, हम दुकान पे खड़े हैं, वहां अपनी चर्चा करें, कोई सुनने वाला नहीं, हम 2 आपस में चर्चा करते रहेंगे। तीसरा कोई जो सुन रहे हैं, वो सुन करके निश्चित उनको अच्छा लगेगा, वो आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो कहीं जाएंगे तो वहां वो चर्चा करेंगे। हमें हर हालत में समाज को बचाना है, ये हमारा कर्तव्य है, ये भी समझना है।
अब हम कहें कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, हमारे ही कहने से होता है। एक मिनट, वो तो चलो। जी बहुत हमारे ही कहने से होता है। तो हम चूंकि निवेदन करेंगे और मैं संकल्प लेता हूं कि हम इस कार्य में लगे रहेंगे। जहां भी श्रीमद् भागवत कथाएं वगैरह होती हैं, जहां भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जहां भी मंच पर कोई कार्यक्रम आते हैं, तो हम निश्चित उस कार्यक्रम में जो है इस बात को रखेंगे। और हम फार्म लैब की बात भी रखते हैं। जो आपके द्वारा जो फार्म लैब का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये हम हर जगह रखते हैं, प्रशासन में भी रखते हैं, राजनीतिक मंचों पर भी जहां भी हमें मौका मिलता है वहां हम बात रखते हैं। हमारा ऐसा निवेदन है सभी सदस्यों से कि बस आज एक संकल्प ले लें कि हमें अपनी बात को अपने स्तर से, अपनी क्षमता के अनुसार बस इस बात को कहते रहना है और करते रहना है। देखिए आप, इसका परिवर्तन निश्चित आएगा। मां नर्मदा जी हर हालत में अपनी इस इच्छा को पूरी करेंगे और ये अपना मिशन है, इसमें हम सब कामयाब होंगे। आप सबको पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। मैं एक्चुअली यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुनीलाल जी भाई के जन्मदिन पे शुरुआत हुई है। अगला जन्मदिन मुनीलाल जी भाई का जब रहेगा, तो अभी योगार में 33 लोग दिख रहे हैं आज की चर्चा में। ये अगर 333 हो जाए और जिस भाव से हम लोग जुड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल 2026 8 फरवरी को मुन्नीलाल जी भाई का इसी तरह हम लोग जन्मदिन फिर से मनाएंगे और हमारी जो संख्या बढ़ेगी। और जैसा मैंने कहा है कि हमें शुरुआत हमारे घर से करना है। पहले हमारे घर में हर मेंबर को हमें प्राकृतिक खेती का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग हमारे जो रिलेटिव्स है उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग हमारे मित्रों से बात कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जितने भी पुराने मित्र हो, सारे मित्रों तक ये चीज अगर पहुंचाई जाए, देखिए हमारा घर है, हमारे रिलेशंस है, हमारे सारे मित्र है, हम इतने भी लोगों तक जोड़े गए तो मुझे ऐसा लगता है ये कड़ी को कड़ी जुड़ जाएगी और यह जो संख्या है, यह संख्या बढ़ने में आसानी होगी। और देखिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, यानी अब मैं लेक्चर्स में एक चीज बहुत बार रखने लगा हूँ कि जैसा यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग आए थे, आपने देखा है कि यहाँ कुछ बच्चे थे जो उम्र उनकी, कोई बच्चा मान लो 2 साल का है, लेकिन कोई मान लो 10 साल का है, कोई 15 का है, कोई 20 का है। मेरा ये मानना है कि ये जो बच्चे हैं, जो उम्र उनकी आज 2 साल से 5 साल 10 साल के बीच में है, ये बच्चों को अगर इसका वो अनुसरण भी करे, सिर्फ आके बैठे देखे, तो भी वो बच्चे आगे अच्छी तरह प्रगति करे या ना करे, पर बिगड़ेंगे नहीं। और मेरा ये कहना है कि आज की सबसे बड़ी आने वाली समस्या ये भी है कि जो बच्चे आज हैं, अगर हमें उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन ना दिया तो वो अलग डायरेक्शन में जाके कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। कम से कम इस तरह से हम लोग अपनी बात भी बच्चों के सामने रखें, हम लोग हमारी बात हमारे यहाँ की जो महिला है उनके सामने रखें। और एक चीज जो हमेशा मुझे ऐसी लगती है कि कभी कभी, जैसा अभी हम लोग यहाँ पे 34 यानी 34 लोग यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का किसी ना किसी व्यक्ति से नहीं पटता होगा। मैं विषय कुछ अलग छेड़ रहा हूं, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से नहीं पटता होगा। तो ये भाव भी हम लोग कैसा कम कर पाए, कैसा छोड़ पाए और एक साथ आके आगे कैसा बढ़ पाए, क्योंकि जब तक हम लोग पहले एक साथ नहीं जुड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही एक विषय है, क्योंकि यही विषय से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो जो भी करना है जुड़ के आगे करना है। और शुरुआत मैंने जो कहा है कि हमें हमारे घर से करना है, हमारे दोस्त से करना है, मित्रों से करना है, हमारे रिलेटिव से करना है, और यही कड़ी आसानी से सभी लोगों के साथ में जुड़ सकती है। आदरणीय शरद भैया। जी सर, बहुत अच्छा। और मैं सबसे पहले दुबे सर को, पवन सर को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे कार्य में हम लोगों को लगाया। और आज मेरे पिताजी से अभी बात चल रही थी, तो मेरे पिताजी ने बताया कि जो
जो भी लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, अगर वो ये बोले कि भैया इसमें कौन सी दवा डाल के आपने ये सब्जी लाए हैं और हमें मिल रही है, इस पे अगर सब्जी लाते समय वो 1 मिनट चर्चा कर ले में, जिससे भी दुकान से, किसान से, व्यापारी से, जहां से भी वो ला रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को खिला रहे हैं, तो उसके विषय में अगर वो पूछ लेवे, तो मुझे लगता है कि वो जो दुबे सर ने एक नारा दिया, डोर टू लैब, मुझे फील्ड टू लैब, मुझे तो लग रहा है डोर टू डोर लैब होना चाहिए। तो लैब की इतनी आवश्यकता है। और सर मैं बताऊं आपको, जब से हम लोग जुड़े हैं, मेरे पिताजी पहले से ही इन चीजों का उपयोग करते हुए आए हैं और वो हमेशा इन चीजों का उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया। और जब भी वो रहते हैं तो उनकी इच्छा होती है, जैसे हमारे यहाँ भिंडी में बहुत केमिकल डलता था, तो मैं दिनेश जी से काफी बार चर्चा भी किया कि कैसे हम लोगों ने भिंडी उगाना बंद किया। हमारे यहाँ पिताजी जहां भी दवा जैसे ज्यादा यूज होती, तो वो फसल ही बंद कर दी हमने। आज हम भिंडी का पौधा सिर्फ 4 5 10 पौधे लगाते हैं हमारी भिंडी खाने के लिए, लेकिन बाजार के लिए नहीं लगाते। जिसमें बाजार भिंडी में हमें बहुत पैसा देता है। ठंड के समय भिंडी हमारी 100 रुपए किलो बिकती है, लेकिन वो बगैर दवाओं के नहीं आती थी। वो सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने, जब आपकी लैब से जुड़े, सबसे पहले पूना में मेरे ब्रदर हेमंत वर्मा जी वो गए थे, तो उन्होंने बताया कि वो बीटेक एग्रीकल्चर भी है, और उन्होंने बताया कि ये जो संतोष सर जी जिस चीज पे जा रहे हैं, ये बहुत उपयोगी है भैया, और इसको अपने को करना ही है। ये उनके शब्द हैं। और फिर मैंने एक दिन भी इसकी क्लास कभी मिस नहीं करी, और पूरा ध्यान से इन चीजों को समझा, और बड़े व्यापक रिजल्ट देखे। जब मैंने हजारों चिड़ियों को इसकी दवाओं का असर होते हुए जब उन्होंने खाया, और जब मैंने देखा कितनी लाखों इल्लियां एक 1 लीटर दवाओं से मर रही हैं, तो बहुत मन को इतना सुकून मिला कि हमने प्राकृतिक तौर से कंट्रोल किया। और आज हमारे पशु उसको खा के दूसरे खेतों में भी, चौहान सर ने बताया कि इसको दूसरे खेतों में जो जाके वीट करेंगे, तो वहां भी ये फंगस फैलेगी। तो ये जबरदस्त था देखने के लिए। इतना जबरदस्त दृश्य हमेशा मेरी आंखों के सामने हमेशा बना रहता है। कल एक कृषि नीति की कल मीटिंग थी, तो उसमें भी हमने इन चीजों को, ऐसी कोई जगह नहीं होता जहां इस योगाहार के इस जैविक कार्यक्रम की चर्चा हम ना करें। ऐसा कहीं भी नहीं होता। तो हमें, और इतने अ, संतोष सर जी से इतनी सारी चीजें हर बार सीखने को मिलती है। इस बार जब हम ट्रेनिंग में उनके वहां पे गए थे, तो उनके भाई साहब का समर्पण, उनके परिवार का, उनके बच्चों का योगदान, उनके दीपक भैया का एक प्रेजेंटेशन, सारे लोगों का जिस ढंग से प्रेजेंटेशन था और जिस ढंग से उनने आओ भक्त किया, ऐसा लगा कि हम भी पीछे हैं। हमें भी लगा कि बहुत सारी चीजें हमें वहां पे सीखने को मिली। मुझे तो ऐसा लगता है कि संतोष सर जी को जो लैब चला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन घर को, परिवार को, और कैसे अपनी उद्योग को व्यवस्थित रूप से चलाएं, उसकी भी ट्रेनिंग देना उनके परिवार को शुरू कर देना चाहिए। कैसे मैनेज करें, कितना अच्छा तरीके से जो संतोष सर जी ने वहां पे लैब का रखा है, और आसपास के एरिया के किसान आते जा रहे हैं और ले जाते जा रहे हैं, वो सबसे बहुत बढ़िया था। मैंने एक किसान से चर्चा करी वहां पे कि भैया आप कब से ले जाते? उन्होंने कहा साहब हमें तो जब भी आवश्यकता होती है हम लैब पहुंच जाते हैं, और वहां से एक किट 1 एकड़ की बनी हुई है, और वो किट खरीद के ले जाते हैं और डालते हैं। और हमें बहुत सुकून है। जब से हम यहाँ पे दवाएं ले जाते हैं, तो हम लोगों ने केमिकल डालना ही कम करते जा रहे हैं, निरंतर हमारा कम होते जा रहा है। तो ये चीजें सुन के, देख के इतना सुकून मिला हमें, बहुत ज्यादा। तो मैं तो चाहूंगा सर की जो लैब है डोर टू डोर जाए, और हर जगह हम इसकी चर्चाएं अवश्य करते हैं। यहाँ के डीडीए, एडीए, हमारे होशंगाबाद में तो शायद ही कोई सरकारी ऑफिसर हो जो ये ना जानता हो कि ये लैब का काम यहाँ बहुत जोरों से चल रहा है। और इस लैब का जो प्रभाव है आने वाले समय में, जिस प्रकार हमारे दादू ने कहा भागवत, मैं तो कहता हूँ इसी की भागवत लगनी चाहिए।
और इसी के विषय में भागवत रूप में चर्चा होनी चाहिए, और ऐसी चर्चा हम अवश्य कराएंगे। और ऐसे चर्चा के समय जब पवन सर हमारे साथ गए और उनके साथ भी हमें इतनी सारी चीजों का मार्गदर्शन मिला, तो हमें बहुत बहुत ज्यादा सुकून की एक अनुभूति होती है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो किसी के लिए जहर का उत्पादन नहीं कर रहे। आज भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मूंग लेने में परेशान हो रही है। कल चर्चा हो रही थी मूंग ले में या ना ले में। इतनी अगर जहरीली होगी तो आने वाले समय में सरकार ऐसी फसलों को नहीं खरीद पाएगी, चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये किसानों को बहुत दिल से समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं जहर वाली, तो आने वाले समय में सरकार भी इन चीजों को नहीं खरीदेगी। ये बहुत ही उपयोगी है। और मैं दादू का हैंड रेज है तो दादू को बुलाता हूँ। जी ओम, समय थोड़ा सा कम पड़ रहा है, फिर भी जो हमारे नर्मदापुरम के साथी जो गए थे वो अपनी बात कहेंगे। उसके पहले मैं ये इसलिए मैंने हैंड रेस किया है कि कल हम जो लोग जो है जो कथावाचक से जो चीज़ें बुलवाना चाहते हैं, तो वो आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय संतोष सर जी हमें मार्गदर्शन दें कि जैसे मैंने दुबे जी ने जो लिखा है वो तो मैंने यहाँ पर यदि आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा कि उसमें से कुछ चीज़ें हमने छांट ली है। पर आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या संदेश वहाँ पहुँचना चाहिए, वो यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे तो हमारे जो सारे साथी है वो उस बात को समझ जाएंगे और अपनी अपनी जगह पर जो है, क्योंकि इस समय नर्मदापुरम में तो बहुत जगह कथा चल रही है और दूसरी जगह भी इस तरह कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो एक सही चीज संदेश और सही तथ्य लोगों के पास पहुंचेगा। मैं ऐसा निवेदन है मेरा। जियो मैं पहले बात कर लेता हूँ पवन सर, उसके बाद में उनका विषय रखेंगे। दादू, मुझे एक ही चीज लगती है, देखो हर कोई इंसान एक ही चीज से डरता है, वो है खुद की सेहत और खुद की मौत से। आपको सिर्फ 2-3 चीजें ही रखना है कि इस केमिकल के जो बुरे असर आज दिख रहे हैं, उतना भी अगर आपने सामने रखा है तो मुझे ऐसा लगता है ये काम बन सकता है। और जो सत्यता है वही सत्यता रखने को मैं कह रहा हूं। यानी आप इतने भी शब्द अगर कहे वहां पे कि आज केमिकल खाद या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का उपयोग करने की वजह से पहले हम लोगों ने मिट्टी खराब करे, मिट्टी खराब होने के बाद में जो बारिश का पानी, जो प्रकृति का पानी हमें अच्छा पानी मिलता है, वह पानी भी हम लोगों ने गंदा किया है, क्योंकि उस पानी में जो तत्व थे वह सारे तत्व आज खराब हो चुके हैं। यानी पहले मिट्टी खराब हुई, उसके बाद पानी खराब हुआ, और मिट्टी और पानी खराब होने की वजह से आज हवा प्रदूषित हुई है। और इन सब चीजों का जो असर हम लोग आज देख रहे हैं, यानी इन सारी चीजों के असर क्या हो रहे, तो आज हर गांव में कैंसर पहुंचा है, हर गांव में पैरालिसिस पहुंचा है, और जो नई बीमारियां अब आ रही है, जो जैसा हम लोग मराठी में मैं कहता हूं समाधान, यानी सेटिस्फैक्शन। आज यहाँ पे मान लो जो 31 लोग जुड़े हैं इस योगार से, तो ये जो 31 लोग हैं, आप आपके परिवार में झांक के देखिए कि सेटिस्फैक्शन रहा है क्या। और किसी भी व्यक्ति को आज देखा जाए तो या तो डिप्रेशन में जा रहे, या तो अलग चिंता में जा रहे, लेकिन जो कार्य होना चाहिए वो कार्य में कोई जुड़ नहीं रहा है। और आने वाले समय में जैसा आज जो प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स है, यानी महिला में आज कितनी प्रतिशत डिलीवरी नॉर्मल होती है, यही विषय आप छेड़िए। उसके बाद में आप देखिए कि जो आज बच्चा पैदा हो रहा है, उस बच्चे का जो वजन है, जो वेट है, वो कितना आता है। उसके बाद में छोटे बच्चों में, यानी जन्मतः कुछ बच्चे, महाराष्ट्र में कुछ केसेस
कि जन्मता जिस दिन जन्म हुआ उस दिन उस बच्चे को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। 9 साल की बच्ची को पैरालिसिस होता है, या 4 साल या 5 साल के बच्चों को आजकल चश्मा देखने को लगता है। तो ये सारी जो परिस्थितियां जिस भागवत कथा में आप सामने देखोगे, आप ही को जो सामने बैठे व्यक्ति है उन्हीं व्यक्तियों में ये सारे चीजें देखने को मिलेंगी। कोई कैंसर से ग्रस्त हुआ बंदा वहां पे आया होगा, कोई बंदा किडनी से प्रॉब्लम है, और कुछ लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो डिप्रेशन के कहीं ना कहीं उन पे असर दिखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं विषयों पे अगर चर्चा हुए, और इन सभी का जो सॉल्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है प्रकृति है। मैं प्राकृतिक खेती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नेचर बेस्ड सारी चीजें होनी चाहिए। फिर वो खेती होवे या हम लोग हमारा जो जीवन जग रहे वह भी प्रकृति के माध्यम से हमें जीना चाहिए। आदरणीय पवन जी। जी आदरणीय सदन से मेरा प्रार्थना है, जैसा आदरणीय मेहरा जी ने कहा है कि समय का ध्यान दिया जाए। आदरणीय जो शरद भैया ने जो प्रस्ताव दिए हैं, इस प्रकार के प्रस्ताव देने में कितना भी समय लग जाए, हमें आदरणीय मेहरा जी इस कार्यक्रम को लगातार चर्चा में रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चर्चा है। इससे जो है प्रस्ताव और सुझाव आएंगे और हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी लगेंगे वो हम चर्चा जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले जो महत्वपूर्ण बात है वो अपने मन की बात, अपने अनुभव व्यक्ति अपने चर्चा कर सके, क्योंकि ये विषय बहुत ही गंभीर है। समस्या जैसे मूंग की बात की है कि सरकार अब विचार कर रही है कि हम मूंग खरीदें या ना खरीदें, ये बहुत छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बातें हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने बच्चों को 15-15 किलो मूंग दिलवाई थी, उसका विरोध हमने ट्वीट करके किया था, वो मूंग बंद हो गई थी। इस प्रकार के कार्यक्रम जरूर अगर होंगे तो निश्चित इस पर बदलाव आएगा। जी आगे संचालन करें। आदरणीय पवन सर। पवन शायद सर। पवन सर का कवरेज में नहीं है, ऐसा लग रहे हैं। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि तुलाराम जी है अभी, या बीएस यादव जी का हैंड रेज है, आप बात कीजिए। बीएस यादव सर। जी ओम। और सर इस कार्यक्रम को मैं सुन रहा हूँ, जहाँ तक मेरे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास करीबन मान के चलिए कि नेट हाउस करीब 1000 के आसपास हैं। और अगर जयपुर एरिया के अंदर अगर बात करें तो इजरायली एक पूरा हब है, जहाँ पर अकेले ही एक हब के अंदर इतने नेट हैं कि आप आंखों से दिखाई दे, वहीं पर वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। मेरा ये मानना है कि इमीडिएट हमारी जो किचन के अंदर जो सब्जी पहुंच रही है और जो नेट हाउस के अंदर जितना फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम अगर किए जाएं, इन तक अगर पहुंचा जाए, तो हम कम समय में जो भी दिल्ली एनसीआर या आसपास के जितनी भी स्टेट्स के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे धार्मिक जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके अंदर जो भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, वो मैक्सिमम हमारे यूज़र रहते हैं, और कुछ दिन सुनते हैं, उसके अंदर परसेंटेज कम रहती है। और जो ऑलरेडी खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती, जो खुली खेती में जैसे अभी मूंग की बात हो पा रही है, तो हमारे देश में किस स्टेट के अंदर ज़्यादा मूंग हो रहे हैं, वहाँ पर एक क्लस्टर होता है पर्टिकुलर, उस क्लस्टर से जाकर हम कुछ सभाएं करें, उनसे मीटिंग करें, उनका सॉल्यूशन उनको दें, तो वो बेटर होगा। इसी तरह देश के अंदर सोयाबीन हो रही है, या जहाँ पर खुली खेती होती है, तो इस तरह एक टीम बनाई जाए और उनके पास जाकर दिया जाए। जब तक किसान के पास या किसी भी नेट हाउस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक वो जितने भी आसपास के जितने बीज भंडार हैं या जहाँ पर उनको फर्टिलाइजर मिल रहा है, वो उसी के अंदर लिप्त रहेंगे। मैं समय कम है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी ओम। हिरेंद्र कुमार साहब जी। नमन सभी को। जैसे अभी अवेयरनेस की बात हो रही कि जानकारी हो लोगों को ज्यादा से ज्यादा, तो सॉरी सर, अनम्यूट कर लें, तो राकेश जी का करना था, आपका हो गया। जी जी। हाँ हाँ हाँ,
नमन सभी को। मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ, हरेंद्र कुमार। और जो जानकारी की बात हो रही लोगों के बीच, तो मुझे लगता है कि हमें अपने आसपास, जैसे मैं यहाँ पे कई सारे किसानों से जुड़ा हूँ, किसान के ग्रुप जो उस लोगों के लिए काम कर, उन सबसे जुड़ा हूँ। तो अगर मुझे कोई ऐसा सजेशन, मतलब गाइडेंस या कुछ मिल जाए वैसा रिटर्न में, ये सब चीजें हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम हो वहाँ पे हम ये बात रखें, या उस तरह का कुछ पीपीटी टाइप का अगर मटेरियल मिल जाए। आज भी जैसे मैं किसान मेला में जाने वाला हूँ, तो अगर मुझे कुछ रेडली वाउचर टाइप जो मोबाइल से शेयर कर सके अभी रिसेंटली, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जितने किसान से जुड़ा हूँ या जो लोगों से मिलूं, उनको मैं ये बात पहुंचाऊं कि कैसे हम लोग ले में जाके सीख सकते हैं और इस बात को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। एक्चुअली जैसा मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप ये बात अगर आप छेड़ भी देवे आज की चर्चा में जहाँ पे भी आप जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उस पे विचार होके, और जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं, हम स्पेशल मीटिंग्स लेके ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीजें शेयर करेंगे, और आपको आने वाले समय में प्रेजेंटेशंस और ये सब चीजें मिली जाएगी। पर मेरा सभी सभी लोगों से एक निवेदन है कि जैसे जो सुझाव आए, मिस दादू ने जो सुझाव रखा कि भागवत कथा के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचे, या और भी जो सुझाव जितने भी लोगों को देना है, आने वाले शनिवार तक हम लोग सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और किसी एक ने इसकी एक जिम्मेदारी लेना चाहिए कि जितने भी सुझाव आए वो एक के नीचे एक लिख कर आने वाले शनिवार को फिर उस सुझाव को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय में भी हमें चर्चा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आदरणीय दादू। जी ओम, निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा समय 5-7 मिनट लेकर के हमारे नर्मदापुरम में जो काम हुआ है उसके अनुभव के संबंध में मैं कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, जिसमें जो हमारे साथी वो समझ सके। तो आदरणीय राकेश गौर जी अपने अनुभव सुनाए, फिर गणेश गौर जी, फिर तुलाराम जी जी। तो आदरणीय राकेश गौर जी और सुशील गौर जी ये सब क्रम से सुनाएंगे। तो आदरणीय राकेश गौर जी अपनी बात संक्षिप्त में कहें। जी ओम। जी नमन सदन में सभी को। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, मगर ये है कि मैं मेरा एक अनुभव ये रहा कि मैंने पिछले वर्ष से ही चना और मूंग और ये बारिश में धान, इन सब पे मतलब और अभी भी चने की जो खेती है उस पे सब पे मैंने मतलब अपना वहाँ से जो नीम ऑयल और करंज ऑयल आ रहा है और टॉनिक के रूप में सीडीएम जो डाल रहे हैं, ये इन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। इनके अलावा बाजार से हम कोई चीज लेके नहीं आ रहे हैं। मतलब जो हमारा खर्च कम हुआ है वो बहुत, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से हर किसान के लिए उस दृष्टि से अगर देखें तो मतलब लागत कम हो रही है, साथ में स्वास्थ्य भी बहुत मतलब उत्तम हो रहा है। इस प्रकार से मैं अपने मतलब जहाँ भी जाता हूँ या बात करता हूँ तो मैं इस प्रकार से ही बात करता हूँ, भैया कम से कम लागत, क्योंकि पैसे की बात बहुत अच्छे से समझता है आदमी कि भैया पैसा कैसे कम हो खेती में। स्वास्थ्य का तो वो उतना नहीं ध्यान देता, और पैसे पे बहुत जल्दी समझ में आती बात कि नहीं यार पैसा इसमें कम खर्च हो रहा है। तो मैं उनको विश्वास दिला के ही बात करता हूँ, भैया मैं सही में है इनके ऊपर ही मैंने धान के ऊपर ली, अभी उसके पहले मैंने मूंग की खेती करी, उसके पहले चना की खेती करी, मतलब इनकी का स्प्रे करते हैं। इसके अलावा हम कोई बाजार से अलग से जो दुनिया भर के चल रहे हैं, मतलब बाजार पे अगर जाते हैं तो मतलब दुकानदार कोई समझ में नहीं आती हम क्या डलवाएं क्या नहीं डलवाएं। पता नहीं कितने प्रकार के खाद के रूप में और फंगिसाइड के रूप में, और मतलब नए नए नाम आते हैं सुनने में, और ये सब महंगे ही होते हैं, तो सस्ते कुछ नहीं होते वो। आखिर में मतलब ऐसा है कि किसान का एक बिल बहुत बड़ा बिल बनता है, छोटा मोटा बिल नहीं बनता। मतलब पूरे सीजन का, जिनकी जैसी जमीन है वैसा, मतलब मैं तो ये मान के चलूं मेरा हर साल एक 40-50 हजार का एक बिल बनता था हर सीजन पे, तो वो सीजन का मेरा बिल मतलब कम हो गया। जी ओम जी। सुंदर सर, आपने जो अपना अनुभव सुनाया, अब मैं गणेश गौर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। आदरणीय गणेश गौर। जी सदन को प्रणाम। और जैसे कि आज की चर्चा चल रही है, तो
मेरे अनुभव सबसे बेहतर और अच्छे मूंग पे रहे हैं। मूंग पर हम केमिकल का उपयोग करते थे और जो जैविक प्लाट था उसमें कुछ भी नहीं करते थे। मैंने तो एक ध्येय बना लिया है कि 1 एकड़ का जो खेत है उसमें करना ही नहीं है, भले ही फसल 1 कुंटल हो, 2 कुंटल हो, 5 कुंटल हो या 0 हो। तो उसमें मैंने प्रयोग किया, तो प्रयोग में सबसे शानदार ये परिणाम आए कि ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिलियम, सुडोमोनास और मेटारिज्म ये उपयोग किए और इनका रिजल्ट इतना अच्छा था कि इल्ली में, एक फली में, जैसे अब वो जो परिस्थिति रही होगी, जैसे फली पूरी है उसमें 10 दाने, तो 10 दाने में एक आध दाने पर निशान आया बस, और वो फली सुरक्षित थी। तो ये देखने को मिला है। तो जब हम करते हैं तो परिणाम सामने आते हैं, यही बात मैं रखना चाहता हूँ। और हम यह परिणाम आदरणीय संतोष सर जी के सानिध्य में ही देख पाए हैं। मैं उनको कोटि से नमन करते हुए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहीं मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आदरणीय सुशील गौर जी। जी, सभी को ओम। मैं वेजिटेबल पर ट्राइकोडर्मा और वर्टिसिलियम और सभी चीजों का उपयोग कर रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और मैं दादू से बोलना चाह रहा था कि अगर सिवनी मालवा की भागवत में अपने को जो भी रखना, जो भी रूपरेखा बने, तो वहाँ की आयोजन समिति के कुछ लोग अपने संपर्क में हैं, जो भी जरूरत हो तो बिल्कुल बताएं। जी ओम। आदरणीय, मेरा निवेदन यह है कि हम लोग तय कर लें कि एक दिन सिवनी मालवा जो तारीख है उनकी कब तक है, तो वो अपन पूरा ग्रुप यदि वहाँ चलेगा और इस पर लोगों को हम अपनी बात पंडित जी के माध्यम से एक दिन पहले उन्हें समझा दें, दूसरे दिन वो उस पर करें या उसी दिन, तो वो हम किसी दिन पहले सुबह उनसे चलें, उनसे बात करें, तो जिसमें वो अपनी कथा में ये बात कह सके। तो निश्चित रूप से यदि हम ग्रुप में चलेंगे, सारे लोग अपने अनुभव सुनाएंगे, तो वो पंडित जी भी थोड़े मतलब प्रभावित अपनी बात सुनेंगे और लोगों को भी ये बात पता चल जाएगी। तो आदरणीय, आप सब लोग ऐसा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है अपना काम ये सफल होगा। आदरणीय, अभी हैंड रेज है तो मैं बुलाता हूँ, समय हम ले रहे हैं, महत्वपूर्ण चर्चा है। तो आदरणीय प्रदीप वर्मा जी को बुलाता हूँ, फिर 2 हैंड और है, मैं उनको भी बुलाऊंगा जी। ओम। सदन को सादर प्रणाम। नर्मदे हर। मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि ये चर्चा हम कर रहे हैं और इसका हम हमारे विशेषज्ञ जैसे पवन सर हैं, संतोष सर हैं और शरद भैया हैं, ये 5-5 मिनट का अपना एक ऑडियो बना के कम्पैक्ट एक ऑडियो बना लें और हम सब जगह वितरण कर दें। और हम जैसे आपदा परिक्रमा में जाते हैं तो हर दिन हम जहां भी बैठते हैं 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं, तो हम उनको ये ऑडियो सुनाएं। हम गांव में जहां बैठे हैं वहां लोगों को ये ऑडियो सुनाएं, अपने अनुभव सुना देंगे, जैसे गौर जी ने अभी बताया। तो ऐसे हम यदि एक 15 से 20 मिनट का एक ऑडियो अच्छा सा तैयार कर लें कि जैविक खेती ट्राइकोडर्मा से और हम क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हो पाएगा। जैसे मैं सुन रहा हूँ, मैं उतनी बातें सबके बीच में नहीं बोल पा रहा हूँ, हम सिर्फ इस चर्चा में बोल पा रहे हैं। तो यदि हम एक अच्छा ऑडियो बना लें जिसमें पवन सर हो जाएंगे, संतोष सर हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन देके और किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है, तो हम उसको एक अपने पेन ड्राइव में लेकर सबको सुना सकेंगे। धन्यवाद। नारायण मीना जी का हैंड रेज है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ जी। जी ओम। सदन को प्रणाम और सभी को। अभी यहाँ देवनारायण भगवान पर कथा थी अपने यहाँ बुधवाड़ा में, तो मैंने प्राकृतिक खेती पे विषय रखा था एक दिन, उनको आखिरी दिन जो अच्छी भीड़ थी उस दिन, तो उससे काफी लोग प्रभावित हुए, उसके फायदे भी मैंने बताए प्राकृतिक खेती को उनको। तो काफी लोग प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं। उन्होंने अलग से भी मुझसे संपर्क किया, भैया ये कैसे की जाती है और हम इससे कैसे जुड़ सकते हैं आपसे।
तो मैंने कहा आप शेयर्स जुड़ सकते हो, आप मुझसे सलाह ले सकते हो। मैंने उनको नंबर भी दिया सभी को। काफी लोग थे, कम से कम 50 लोग यहाँ प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार हुए हैं। और अभी ये 14 तारीख को मेहंदवाड़ी गांव है पास में, तो वहाँ एकल फाउंडेशन है, वो वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उनका यहाँ सेंटर है। वो भी प्राकृतिक खेती पे एक उन्होंने सेमिनार रखा है यहाँ पर मेहंदवाड़ी में। तो दादू यदि उसमें आप सम्मिलित हो सकते हो, शरद भैया आप, तो आप उसमें आए, मैं उनसे चर्चा करूँ। उन्होंने बोला भी था कि यदि कोई ऐसे विशेषज्ञ यदि आ जाए तो अच्छी बात है ऐसे कार्यक्रम में, उससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा सभी को। तो ये मेरा कहना था। ओम। बहुत सुंदर सर। और जैसे हमारे आदरणीय हरन सर जी ने जो कहा है कि विकल्प चाहिए किसानों को, तो मैं आदरणीय संतोष सर से निवेदन करूंगा कि जैसे अभी चना चल रहा है, गेहूं की फसल चल रही है और आने वाले समय में मूंग आ रहा है, तो इन पर बाजार में हम जाते हैं, किसान जाता है तो फंगिसाइड के अलग, बीडीसाइड के लिए अलग और अलग अलग तरह से दवाइयाँ दी जा रही है। तो हम चना में अभी क्या कर सकते, चना फूल पर है तो उसमें हमको क्या डलवाना चाहिए? लोग हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें क्या बताएं कि फूल पर ये डालेंगे, क्योंकि बाजार में देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो टॉनिक के रूप में अलग दे रहे हैं, फूल के बढ़ाने के रूप में अलग दे रहे हैं, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। तो इस संबंध में मैं आदरणीय संतोष सर से पूछना चाहता हूँ, चना और मूंग का थोड़ा सा यदि शेड्यूल बताएं, तो क्योंकि कल ही जब हम बात करेंगे तो इस पर भी हमारी चर्चा हो जाए, तो हम विकल्प दे सकें कि भैया ये विकल्प हमारे पास है। और उसके जैसे कि आदरणीय गणेश जी और आदरणीय हमारे राकेश जी ने जो बात कही है, तो उसको भी हम ठीक से बता सकें। हमारे अपने अनुभव तो है, पर आपका अनुभव जो है बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, तो कृपया आप बताएं कि हम चना और मूंग के संबंध में, जो कि तो तत्काल ही हमारे पास प्रश्न आएगा, उसका हम क्या जवाब दें। जी हो दादू, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी सिर्फ चर्चा छिड़ी है वहाँ पे कि जैसा चने में क्या करना है वो तो हम लोग करेंगे ही, और आने वाली मूंग की फसल के लिए भी क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप चर्चा छेड़ दीजिए, जितने भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उनके लिए हम एक स्पेशल गूगल मीटिंग कभी भी अरेंज कर ले। और जैसा जैसा हम लोग जो 2010 तक अलग अलग केमिकल्स यूज करते थे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इमामेक्टिन का यूज करते हैं, और उस इमामेक्टिन का उपयोग भी जो अन्य किसान जो जितनी मात्रा यूज करते हैं उससे 50% यानी 50% से भी कम मात्रा में आज चना हम लोग ले रहे हैं, और मूंग की फसल भी उसी तरह हम लोग आसानी से ले पाएंगे। सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप सारे जितने भी इंटरेस्टेड उनको जोड़िए, और उनका हम एक स्पेशल मीटिंग रख के यहाँ के जो किसान है जिनकी खुद की जो कहानी है वो भी सुनाई जाएगी, किस तरह से केमिकल कम करके फसल उतनी ही ली जा रही है। आदरणीय मुनीलाल भाई जी का हैंड रेज है, आप जी आदरणीय भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हाँ आज समय हो गया है, जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है मेरी बात जैसे आपने छीन ली है कि हमें सिर्फ माहौल बनाना है। अभी हमें अभी अपने सारी चीजें सिर्फ विचारधारा को जोड़ना, और जो व्यक्ति पूछते हैं फिर उनका चयन करके और हमें उनसे बात करना है। नहीं तो अगर हम शुरू में बात करते रहते हैं तो वो उसका उतना वो नहीं है। आपको तो अपना चर्चाएं करना है, बस माहौल बनाने का काम करना है, और एक एक विषय पे अपनी चर्चा। और मेरा ऐसा निवेदन है कि इसको हम पैम्पलेट के माध्यम से भी, हमारा जो पतंजलि के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं प्राकृतिक जैविक खेती के, चाहे वो फसल विविधीकरण का कार्यक्रम नर्मदापुरम जिला हो, उज्जैन जिला हो, आगर मालवा जिला है, साथ ही इसमें हमारा लगभग 500 एकड़ 500 किसानों का ये नर्मदापुरम, 500 का आगर मालवा और 500 किसानों का नीमच मालवा, यानी 1500 2000 किसानों का तो 3 जिलों में अपन इनके संपर्क में है लगातार, और इनके साथ इनके परिवार से भी संबंध है, हमारे संपर्क बन रहे हैं। इसी प्रकार से अभी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमने टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिला और आगर मालवा जिला में
लगभग 5,000 हेक्टेयर के किसानों को हम इसमें 3 साल तक इनके बीच में रहेंगे तो इनसे पारिवारिक संबंध हो जाएंगे। तो इनको हम क्या जो आदरणीय मेहरा जी ने एक प्रस्ताव दिया है कि हम उसको डॉक्यूमेंटली करेंगे। इन किसानों तक हमें जाना है बार बार, तो हम कुछ पैम्पलेट भी लेंगे ताकि अन्य किसानों को भी हम दे सकें। ऐसे हैंडबिल हम छपवाएंगे और उन किसानों को देंगे और लगातार ये चर्चा तो कर ही रहे। ये जो बात है हमारा, हम जहाँ जाते हैं वहाँ फार्म लैब की बात करते हैं और ये सारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं किसानों को लेंगे जो किसान इच्छुक हैं। हम किसानों की बात करेंगे और उसमें हैंडबिल वगैरह उन्हीं को वितरण करते रहेंगे। जो हमारे पास आएंगे फिर उनका हम वेबिनार के माध्यम से, जैसा आदरणीय डॉक्टर संतोष जी ने कहा है, इस प्रकार से हम उनका वेबिनार करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज लगभग 8:13 हो गए। हम कल दिन कौन सा है? कल रविवार है। कल चर्चा करेंगे, परसों चर्चा करेंगे, और जो विशेष दिन होता है जैसे गुरुवार और शनिवार अपना फार्म लैब के लिए शनिवार और गुरुवार आदरणीय डॉक्टर राकेश जी के लिए, बाकी दिन होते हैं। तो हम इसमें हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे सभी सदस्यों के जो है सुझाव ना आ जाए। सबको धन्यवाद। आज शायद आभार मैं ही कर देता हूँ, अगर सदन की इच्छा इजाजत हो। आपने मुझे और 2 दिन, 1 दिन का समय और दिया था आदरणीय रंजना जी ने, जब कहा बेटी की शायद शादी का, उस दिन भी समय बर्बाद किया था। आज भी जो है 15-20 मिनट लगभग महत्वपूर्ण समय जो है इसमें निकाले हैं। मुझे कष्ट होता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इनमें समय ना करके भाई साहब बाकी लोगों का भी नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं कहिए प्लीज। नहीं, चलिए डॉक्टर साहब, ये विद्वानता है आपकी। चलो ठीक है, मैं अपनी मन की बात तो कह सकता हूँ ना, मुझे कष्ट है। बाकी तो सबके लिए, सबका प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सभी सब परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और ये परिवार ऐसा मैं आपको बीच में रोकता हूँ। अगले 8 फरवरी को कितने लोग जुड़ेंगे? तो 8 फरवरी को आपके मध्य प्रदेश में ही कार्यक्रम होगा, और कितने लोग प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे, वहां सब लोग जितने आज उपस्थित है सब लोग वहां आएंगे। जियो। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपका दिन शुभ जावे, और आने वाले जितने भी साल है, 100 साल वो भी कम पड़े, और आप ऐसा ही कार्य करते रहे। जी ओम। सभी को नमन, धन्यवाद। सर 1 सेकंड में रोकना चाहूंगा, सबको खड़े होकर संकल्प ले ले मैं अगली तारीख के लिए। तो अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर हाथ ऊंचा कर और संकल्प ले ले में कि जो आज का संतोष सर ने संकल्प दिया है उसको पूरा साल भर में पूरा करना है। तो सभी बिल्कुल खड़े हो जावे और अपने अपने उस पर खड़े होकर सभी लोग संकल्प ले में कि हम जो जैविक की कथा है और जो जैविक को जोड़ रहे हैं और मनुष्य जाति को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको हमें करना है। और अगले जन्मदिन में जब मुन्नीलाल सर जी का अगला जन्मदिन मनाया जाएगा तो वो इटारसी में मनाया जाएगा और जोर शोर से जैविक के साथ मनाया जाएगा। जी बहुत बढ़िया। हम सब आदरणीय, जैसा शरद भैया ने निर्देश दिया है, हम सब जो है संकल्प लेते हैं कि निश्चित जो है एक साल अगले 8 फरवरी को जब हम ये जन्मदिन मनाएंगे, तो ये जन्मदिन नहीं, ये दिन जो है हम प्राकृतिक जैविक खेती दिवस मनाएंगे। इसको कोई नया रूप देंगे, बहुत नया रूप देंगे। जैसे परम सिद्ध आचार्य जी जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो तो नहीं करते हैं कि हमारा जन्मदिन है आज, जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं। इसी को 8 फरवरी को हम कोई अच्छा नाम देंगे, वो भी सदन में नाम आएगा। जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने योगाहार नाम दिया है इस क्लास का, इसी प्रकार से एक नाम आएगा। और निश्चित ये आदरणीय शरद भैया जी का प्रस्ताव हम समर्थन करते हैं सभी सदन की ओर से, सभी सदन जी। डॉक्टर साहब और प्रणाम। जी ओम सर। निवेदन है डॉक्टर साहब, कल भी करा रहे हैं, कल भी मीटिंग में ज्वाइन करें। ठीक है जी ओम, जरूर करूंगा मैं कल। ठीक है तो